हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विश्व का भूगोल का एक नया टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी और इतिहास के तीनों भाग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का शॉर्ट नोट की सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में उसे देख सकते हैं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, पहला है नदियों द्वारा निर्मित स्थल कृतियां, दूसरा है भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल कृतियां, तीसरा हमारा सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थल कृतियां, चौथा हमारा पवनों द्वारा निर्मित स्थल कृतियां, पांचवा हमारा है हिमनद द्वारा निर्मित स्थल कृतियां। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है, कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रख सकूं। और आप लोग प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं इस सीरीज को बहुत आगे तक ले जाऊं और सारे सब्जेक्ट को इस सीरीज के माध्यम से कंप्लीट करवा सकूं, जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत पृथ्वी की बाहरी परत की बनावट का अध्ययन किया जाता है। ऊंचवाच, पृथ्वी की उबड़ खाबड़ आकृति को ऊंचवाच कहते हैं। इसे 3 श्रेणी में रखा जाता है। पहला हमारा प्रथम श्रेणी के ऊंचवाच, इसमें महाद्वीपीय तथा महासागर आते हैं। दूसरा हमारा द्वितीय श्रेणी का ऊंचवाच, इसमें महाद्वीपीय पर बनने वाली आकृति को रखते हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल इत्यादि। तीसरा हमारा है तृतीय श्रेणी का ऊंचवाच, इसमें अपरदन, काट-छांट की क्रिया से बनने वाली स्थलकृतियों को रखते हैं, जैसे वी आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, जलप्रपात, लोयस इत्यादि। अब हम पढ़ते हैं अपक्षय के बारे में। चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। यह मृदा निर्माण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह क्रिया 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है भौतिक अपक्षय, दूसरा हमारा रासायनिक अपक्षय। बल तथा दाब के द्वारा टूटना भौतिक अपक्षय कहलाता है, जबकि अम्ल या क्षार के माध्यम से टूटना रासायनिक अपक्षय कहलाता है। चूना पत्थर पर भौतिक तथा रासायनिक दोनों अपक्षय का प्रभाव पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं अपरदन के बारे में। चट्टानों में घिसावट को अपरदन कहते हैं। अपरदन की प्रक्रिया वायु, नदी, भूमिगत जल, सागर, बर्फ इत्यादि द्वारा होती है। निक्षेपण, अपरदन के फलस्वरूप निकाला गया गाद या कचरा जिस स्थान पर जमा हो जाता है उसे निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण की क्रिया नीचे ढाल पर होती है। हम पढ़ते हैं नदियों द्वारा निर्मित स्थल कृतियां। इसका उद्गम, नदियां जिस स्थान से निकलती है उसे उद्गम कहते हैं। मुहाना, नदियां जहां सागर में मिल जाती है उसे मुहाना कहते हैं। नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है युवावस्था, इसमें नदियां पर्वतीय ढाल पर होती हैं और केवल अपरदन करती हैं। दूसरा है पौर्ण अवस्था, इसमें नदियां मैदानी क्षेत्र में पाई जाती हैं और अपरदन के साथ साथ निक्षेपण भी करती हैं। तीसरा है वृद्ध अवस्था, इसमें नदियां अपने मुहान तक पहुंच जाती हैं और ढाल कम होने के कारण केवल निक्षेपण करती हैं। हम पढ़ते हैं पूर्णता के बारे में। किसी स्थल के समुद्र में ऊंचाई को पूर्णता कहते हैं। पूर्णता जितनी अधिक होगी ढाल उतना अधिक होगा। नदियों की शक्ति उनकी पूर्णता से मिलती है। अब हम पढ़ते हैं क्षिप्रिका के बारे में। नदियां जब पर्वतीय क्षेत्र पर होती है तब मुलायम चट्टान को काट देती है, किंतु कठोर चट्टान को नहीं काट पाती, जिस कारण उबड़ खाबड़ आकृति का निर्माण होता है, जिसे क्षिप्रिका कहते हैं। भी आकार की घाटी के बारे में पढ़ते हैं। नदियां जब 2 पर्वतों के बीच से निकलती है तो भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। इस प्रकार की आकृति का निर्माण नदी अपने युवावस्था में बनाती है। गार्ज, भी आकार की घाटी जब गहरी हो जाती है तो वह उसे गार्ज कहते हैं। गार्ज का निर्माण नदी द्वारा तीव्र गति से कटाव के द्वारा होता है। सिंधु, सतलज तथा ब्रह्मपुत्र नदियां गार्ज का निर्माण करने वाली प्रमुख नदियां हैं। सिंधु नदी द्वारा निर्मित सिंधु गार्ज, सतलज नदी द्वारा निर्मित सिपकिला गार्ज, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित दिहांग गार्ज, नर्मदा नदी द्वारा निर्मित भेड़ा घाट संगमरमरी गार्ज। कैनियन तथा फर्स्ट आकार की घाटी, यह गार्ज से भी गहरी होती है। इसका ढाल बिल्कुल सीधा होता है। सबसे गहरा कैनियन यूएसए में कोलोराडो नदी पर स्थित ग्रैंड कैनियन है। अब हम पढ़ते हैं जलप्रपात के बारे में। नदियां जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है तो जलप्रपात का निर्माण करती है। यह पर्वतीय या पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं।
अब हम पढ़ते हैं अवनमन कुंड के बारे में। जलप्रपात की तलहटी में नदियां जब नीचे गिरती है तो एक गड्ढा या कुंड का निर्माण करती है, जिसे अवनमन कुंड कहते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब हम पढ़ते हैं विसर्प या एस घाटी के बारे में। नदियां मैदानी क्षेत्र में मुलायम चट्टान को काटते हुए एक कठोर चट्टान को छोड़ते हुए जब नदी मोड़ इस आकार की घाटी का निर्माण करती है तो इसे ही विसर्प कहते हैं। आप इमेज में इसे देख सकते हैं। गोखुर झील इस आकार की घाटी जब सीधी हो जाती है तो वो गोखुर झील का निर्माण करती है। इसे परितकव्य झील भी कहते हैं। तटबंधन मैदानी क्षेत्र में नदियों अपने किनारों पर सिल्ट गाद या कचरा को जमा कर लेती है तो इसे ही तटबंध कहते हैं। ये हमारा बाढ़ का मैदान है, ये हमारा चैनल है और ये हमारा तटबंध है। यहाँ पे जो ऐसे बना हुआ है ये हमारा तटबंध है। इमेज में आप लोग इसे देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नदी द्वीप के बारे में। जब नदियां अपने बीच मार्ग में सिल्ट को जमा कर देती है तो नदी द्वीप का निर्माण होता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। नोट में हम पढ़ते हैं तटबंध तथा नदी द्वीप बहुत ही उपजाऊ होते हैं। वितरिका नदियां जब मुहाने पर पहुंचती है तो ढाल कम हो जाता है, जिससे नदियां कई शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं को ही वितरिका कहते हैं। डेल्टा दो वितरिकाओं के बीच जब गाद या सिल्ट जमा हो जाता है तो वो त्रिभुजा के समान आकृति बना लेता है, जिसे डेल्टा कहते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ होता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। नोट में हम पढ़ेंगे जब नदियों के वितरिकाओं की संख्या अधिक हो जाती है तो वो पंछी के पैर के समान दिखाई देने लगती है और इसे बनी डेल्टा को पंछीपार डेल्टा कहते हैं। मिसिसिपी नदी यूएसए में पंछीपार डेल्टा बनाती है। इसका डेल्टा सबसे चौड़ा है। डेल्टा कई प्रकार के होते हैं। पहला है चापाकार डेल्टा, जो नील नदी गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। दूसरा हमारा है पंजाकार डेल्टा, जो मिसिसिपी मिसौरी नदी का डेल्टा है। तीसरा हमारा है ज्वार नदमुखी डेल्टा, यह भारत में नर्मदा एवं ताप्ती डेल्टा है। चौथा है हमारा दंतकार या द्रुमाकृतिक या वृक्षाकार डेल्टा, यह भारत में नर्मदा एवं ताप्ती डेल्टा है। अब हम पढ़ते हैं अब हम पढ़ते हैं जलोढ़ के बारे में। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपाद एवं मध्य ढाल के मैदानों में प्रवेश करती है तो उसे ही जलोढ़ पंख कहते हैं। डेल्टा जलोढ़ पंख की ही तरह होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान अलग होते हैं। अब हम पढ़ते हैं ज्वार नद या एस्चुरी के बारे में। जब किसी नदी के मुहाने पर पर्वत खड़ा हो तो नदी अपने सिल्ट को जमा करके किनारे पर वितरिका बनाकर नदी निकाल पाती है। क्योंकि दोनों किनारों पर पर्वत होता है, अतः यह सिल्ट को सागर से भी गिरा देती है, जिसे एस्चुरी कहते हैं। एस्चुरी बनाने में सागर तट बड़ा हो जाता है। गोवा का मार्गो गोवा बंदरगाह एस्चुरी पर स्थित है। सबसे बड़ा एस्चुरी गोदावरी नदी का है। नर्मदा तथा ताप्ती पश्चिम की ओर एस्चुरी बनाती है, जबकि दमोदर और गोदावरी पूर्व की ओर एक्सचुरी आती है। रिमार्क में हम पढ़ते हैं जब नदी के किसी एक किनारे पर पर्वत खड़ा हो तो जिस ओर पर्वत होता है उस ओर एक्सचुरी बनती है और जिस ओर पर्वत नहीं होता है हाँ और डेल्टा बनता है, उस ओर डेल्टा बनता है। नोट में गोदावरी नदी एक्सचुरी पर डेल्टा दोनों बनाती है। अब हम पढ़ते हैं संप्रदाय मैदान के बारे में। नदियां जब छोटे पर्वत तथा उबड़ खाबड़ स्थल को काटकर बराबर कर देती है तो उसे संप्राय मैदान कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थल कृतियां। भूमिगत जल द्वारा स्थल कृतियों का निर्माण चूना पत्थर की प्रधानता वाले क्षेत्र में होता है। जिस स्थान पर चूना पत्थर की अधिकता होती है उसे कास्ट प्रदेश कहते हैं। यूरोप के यूगोस्लाविया क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वत एवं बिहार के रोहतास पठार आदि क्षेत्र में कास्ट प्रदेश पाए जाते हैं। भूमिगत जल जब भूमि के में प्रवेश कर जाता है तो वह अंदर एक गुफा या कंदरा का निर्माण करता है। इस गुफाओं में कठोर चट्टान भी पाया जाती हैं, जो इन गुफाओं को गिरने से रोकती है। गुफाओं को प्रारंभिक भाग को आंधिक घाटी कहते हैं। आप लोग इसे इमेज में देख सकते हैं। घोल रंध्र काष्ठ प्रदेश में घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्तकार एवं नीचे कीप की आकृति के होते हैं। यह काष्ठ प्रदेश के ऊपरी भाग में बनती है। इसके द्वारा सतह पर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। डोला लाइन यह खोल रंध्र से आकार में बड़ा होता है। युवाल यह डोला लाइन से बड़ा तथा गहरा भी होता है। पोलेज जब काष्ठ प्रदेश अत्यधिक अपरदन के कारण कटकर नीचे की ओर गिरने लगता है तो इसके ढाल को पोलेज कहते हैं। यूरोप के बाल्कन क्षेत्र का लिवानो पोलेज विश्व का सबसे बड़ा पोलेज है।
टेरा रोशा पोलेज के कारण अत्यधिक अपवर्तन होता है, जिसे चूना पत्थर के साथ साथ लाल रंग की डोलामाइट चट्टान भी होती है। इनके निक्षेपण को टेरा रोशा कहते हैं। स्टेलेक्टाइट टाइल कंदरा के ऊपर की ओर लटकी स्थलाकृतियों को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। इसका निर्माण कम अपवर्तन के कारण होता है। स्टेलेगमाइट जब अपवर्तन अधिक होती है तो नीचे की ओर चूना पत्थर का जमा हो जाता है, जिसे स्टेलेगमाइट कहते हैं। कंदरा स्तंभ जब स्टेलेग्लामाइट तथा स्टेलेग्लामाइट आपस में मिल जाते हैं तो इसे कंदरा स्तंभ कहते हैं। कंदराएं भूमिगत जल की घुलन क्रिया से चूने की शैवाल के प्रदेशों में काष्ठ प्रदेश में बने भूमिगत गुफाओं को कंदराएं कहते हैं। सुरंग ऐसे कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले होते हैं उन्हें सुरंग कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलकृतियां। सागरीय तरंगों द्वारा तटों पर स्थलकृतियां का निर्माण किया जाता है। सागरीय तरंगों की उत्पत्ति कोरियलिस बल तथा पवनों के कारण होता है। समुद्री गुफा समुद्र में स्थित पर्वतों को जब समुद्री लहर उस पर्वत के नीचे से काट देती है और गुफा का निर्माण करती है तो उसे ही समुद्री गुफा कहते हैं। महराब जब समुद्र में कोई पहाड़ी पाई जाती है तो उसमें भी गुफा का निर्माण होता है और जब यह गुफा आर पार ले जाती है तो उसे मेहराब कहते हैं। स्ट्रैक मेहराब के ध्वस्त होने के बाद समुद्र में खड़ी स्तंभ के समान चट्टान को स्ट्रैक कहते हैं। लेगून झील जब सागरीय तट पर सिल्ट के जमाव में झील का निर्माण होता है तो उसे लेगून झील कहते हैं। लेगून झील खारे पानी की होती है। लेगून झील को क्याल या पच्छ सागर झील भी कहते हैं। दंतुरित तट सागरीय तट जब कटा पिटा या उबड़ खाबड़ होता है तो उसे दंतुरित तट कहते हैं या बंदरगाह निर्माण में सहायता होते हैं। भिंगरू खड़ा ढाल वाले समुद्री तट को भिंगरू या क्लिफ कहते हैं। पुलिन समुद्री तटीय भागों में बालुई बजरी आदि के उथल जमाव से निर्मित स्थलकृतियां को पुलिन कहते हैं। इसका निर्माण उच्च ज्वार तल पर निम्न ज्वार तल के बीच वाले स्थान पे होता है। भारत के पश्चिमी तटीय भागों में जुहू पुलिन, मुंबई तट गोवा तट के सहारे कोलंबा पुलिन, केरल तट के सहारे कोलम पुलिन तथा तटीय भागों में विशाखापत्तनम पुलिन एवं पुरी पुलिन उड़ीसा तट अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तटरेखा समुद्री तरंगों द्वारा समुद्री तट के निरंतर कटाव से निर्मित स्थलकृतियां तटरेखा कहलाती है, जिसे अंतरिप या खाड़ियों का निर्माण होता है। डालमेशियन तट समानांतर पर्वतीय श्रेणी वाले भाग का धसाव एवं जलमग्न होने से इस तट का निर्माण होता है। यूगोस्लाविया का डालमेशियन तट इसका मुख्य उदाहरण है। हैफा तट तटीय भूमि का समुद्री जल में डूब जाने से हैफा तट का निर्माण होता है। इजराइल के हैफा शहर के पास अवस्थित तटाकृतियां का उदाहरण है। निर्गत तट जलमग्न तट का ऊपर उठ जाने या जल स्तर के नीचे गिर जाने से निर्मित तट को निर्गत तट कहते हैं, जैसे भारत में गुजरात या कठिवाड़ा का तट। रिया तट नदी घाटी के समुद्र में डूब जाने से रिया तट का निर्माण होता है। इसी कारण इन तटों पर कहीं कहीं गहरी और चौड़ी घाटियां तथा विशाल कगारें मिलती हैं। अब हम पढ़ेंगे पौनों द्वारा निर्मित स्थलकृतियां। पौनों द्वारा मरुस्थलीय क्षेत्रों में स्थलकृतियां का निर्माण होता है। घर्षण जब वायु किसी चट्टान से टकराती है तो उसे घर्षण कहते हैं। अपघर्षण वायु में उपस्थिति धूलकण जब किसी चट्टान से टकराते हैं तो उसे अपघर्षण कहते हैं। शनि घर्षण वायु में उपस्थिति धूलकण जब आपस में टकराकर टूटने लगते हैं तो उसे शनि घर्षण कहते हैं। छत्रपलीशा जब किसी बड़े चट्टान के नीचे मुलायम चट्टान पाई जाती है तो वायु मुलायम चट्टान को अपवर्तित कर देती है, जिससे छाता के समान आकृति बनते हैं। उसे ही छत्रशिला कहते हैं। इसी के सहारा के मरुस्थल में गारा भी कहा जाता है। इंसेल वर्ग मरुस्थल में कठोर चट्टानी टीले से इंसेल वर्ग कहते हैं। जीवगेन जीवगेन जब इंसल वर्ग को पौने ऊपर से काट देती है तो दबाव में डिब्बा समान आकृति बनती है, इसे जुगेन कहते हैं। इसी निर्माण मुलायम चट्टान के अपवर्तन के कारण होता है। ड्राई काउंटर जब इंसेल वर्ग को हवाएं चारों ओर से काट देती है तो इसे 3 फलक वाले आकृति बन जाती है। आकृति को ड्राई काउंटर कहते हैं, इसलिए 8 फलक वाले बोल्टर फलक को वेंटिफैक्ट कहा जाता है। यारडंग कठोर या मुलायम संरचना वाली चट्टान के अस्तर जब लंबवत दिशा में मिलती है तो हवा के प्रवाह से मुलायम चट्टान का अपवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार कठोर शैलों के मध्य कोमल शैलों के अपवर्तन से कठोर चट्टान के पार्श्व से नीली नुमा संरचना का निर्माण होता है। इसी प्रकार निर्मित संरचना को यारडंग कहते हैं। यारडंग प्रायः पवन की दिशा में समानांतर रूप से होते हैं।
भू-स्तंभ, जब किसी कठोर स्तंभ के दोनों ओर मुलायम चट्टान पाई जाती है तो पौने मुलायम चट्टान को अपर्दित कर देती है, जिसे स्तंभ की आकृति बन जाती है। इसे भू-स्तंभ कहते हैं। थारडेट, जब कठोर तथा मुलायम चट्टान समानांतर पाई जाती है तो उससे भू-स्तंभ की एक कतार बन जाती है, जिसे थारडेट कहते हैं। जलीदार शिला, मरुस्थलीय क्षेत्र में पौने पहाड़ियों पर छिद्रनुमा आकृति बना लेती है, जिसे जलीदार शिला कहते हैं। वातरंध, पवन जब मरुस्थलीय भूमि में गर्त गड्ढा का निर्माण करती है तो उसे वातरंध कहते हैं। वालसन झील, मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वतों से घिरी हुई झील को वालसन झील कहते हैं। एग्जाम्पल में है हमारा अजमेर का आना सागर। वालसन झील जब सूख जाता है तो उसे पलेया कहते हैं। यह नमक का अच्छा स्रोत होता है। पलेया रेगिस्तान क्षेत्र में पवन के अपर्दन द्वारा जब सतह पर बने गर्तों में कुछ समय बाद जल की रिसाव व अन्य कारणों से गर्त में जल भर जाता है तो उसे पलेया झील कहते हैं। डिडवाना झील में एक पलेया झील है। खारे जल के पलेया को शैलीनाश भी कहते हैं। बरखान, मरुस्थलीय क्षेत्र में अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरखान कहा जाता है। आप लोग इसे इमेज में से देख सकते हैं। बलुका बलुका स्तूप, मरुस्थलीय क्षेत्र में बालू के चंद्राकार टीले को बलुका स्तूप कहते हैं। लोयस का मैदान, मरुस्थलीय क्षेत्र में वायु बालू को उड़ाकर ले जाती है और जिस स्थान पर उसे निक्षेपित किया जाता है उसे लोयस का मैदान कहते हैं। लोयस का मैदान काफी उपजाऊ होता है। बड़ा लोयस का मैदान चीन में है। अब हम पढ़ेंगे हिमनद द्वारा निर्मित स्थलकृतियां। शुद्ध हिमनद द्वारा अपवर्दन का कार्य नहीं होता है, किंतु जब हिमनद में चट्टान या लकड़ी उपस्थित हो तो वह अपवर्दन करने लगती है। हिमनद मुख्यतः गुरुत्वबल के कारण गतिमान होते हैं। यू आकार की घाटी, इस प्रकार की आकृति का निर्माण बर्फीले क्षेत्र में दो पहाड़ों के बीच बनती है। आप लोग इमेज में से देख सकते हैं कि कैसे हमारा वी आकार की घाटी बनी हुई है। लटकती घाटी, जब किसी बड़े हिमनद से कोई छोटा हिमनद आकर जुड़ जाता है तो उसे लटकती घाटी कहते हैं। नू नाटक, जब किसी छोटे हिमनद के ऊपर बड़ा हिमनद आ जाता है तो उसे नू नाटक कहते हैं। सर्क झील या टर्न झील, हिमनद के पिघलने से जब इन गर्तों में पानी भर जाता है तो इसे ही सर्क झील या टर्न झील कहते हैं। हर्न, सर्क के शीर्ष पर अपवर्दन क्रिया से निर्मित होने वाली आकृति को हर्न कहते हैं। अल्पस पर्वत, अल्पस पर्वत यूरोप पर सबसे ऊंची चोटी मेर्क हर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट के एक प्रकार के हर्न है जो सर्क के शीर्ष पर अपवर्दन से निर्मित है। एरिटिट, जब किसी चट्टान के दोनों ओर सर्क का निर्माण हो जाता है तो उसे एरिटिट कहते हैं। एस्कर, हिमनद के द्वारा बहाकर लाए गए चट्टानी टुकड़े को मलबे हिमनद की निचली घाटी में जमा हो जाता है और बर्फ के पिघलने के बाद यह वर्गाकार कटक के रूप में नजर आता है। इन्हें ही एस्कर कहते हैं। सिंग्र, जब ग्रीष्मग्र जब एरिटिक श्रृंखला के रूप में होते हैं उसे ग्रीष्मग्र कहते हैं। फियोर्ड तट, बर्फीले क्षेत्र में समुद्र के किनारे खड़ी ढाल को फियोर्ड तट कहते हैं। मोरेन, फियोर्ड तट पर ऊपर की बर्फीली सतह को मोरेन कहते हैं। रासे मुटाने, जब बर्फ का निक्षेपण भेड़ के बाल के समान हो जाता है तो उसे रास मुटान कहते हैं। ड्रमलिन, जब हिमनद के निक्षेपण उल्टा नाव के समान हो जाता है तो उसे ड्रमलिन कहते हैं। यह हिमनद के प्रवाह के दिशा को बताते हैं। हिमोड़, जब हिमानी का निक्षेपण एक चादर के समान समतल रूप में होता है तो उसे हिमोड़ कहते हैं। ये उन्हीं स्थलों पर नजर आते हैं जहाँ बर्फ पिघलकर पानी में के रूप में परिवर्तित होती है। बहिर्जात बल, पृथ्वी सतह पर उत्पन्न वह बल जो पृथ्वी की सतह को उबड़-खाबड़ बनाने का प्रयत्न करता है उसे बहिर्जात बल कहा जाता है। एग्जाम्पल में हमारा अपक्षय, अपवर्दन, निक्षेपण या ईटीसी। अंतर्जात बल, यह पृथ्वी के अंदर में उत्पन्न होता है और पृथ्वी की ऊपरी सतह के बराबर बराबर करने का प्रयत्न करता है। इसका एग्जाम्पल है भूकंप या ज्वालामुखी। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।